देख सकते हो जैसे कि इस फ़ोन को हम यहाँ से रिस्टार्ट करते हैं, यहाँ से जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं इस फ़ोन को, तो रिस्टार्ट करने के बाद भी अपने आप ही दोस्तों यहाँ पे एनवी डाटा करप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा, देख सकते हो। और ये दोनों ग्राउंड से लगे हुए हैं इस मॉडल में भी, और ये बता नहीं रहा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लेकिन हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं। इसमें दोस्तों स्मेटिक तो है नहीं इस मॉडल का, तो हम अब उस रजिस्टर को हम कैसे ढूंढेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे नेट नेट करके आ रहा है, तो मतलब सीपीयू की काफ़ी डिटेल इस मॉडल की नहीं दी हुई है। तो अब इस डिटेल को हम कैसे निकालेंगे दोस्तों। पहले की तरह इस बार भी एक नए फॉल्ट के साथ आ गए हैं आपके साथ। देख सकते हो एक हमारे पास ये फ़ोन है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एनवी डाटा करप्टेड, देख सकते हो ध्यान से। ये एरर दोस्तों आता क्यों है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप डेड फ़ोन पे काम करते हैं, आपके पास प्रोग्रामर है या फ्लैशिंग करते हैं, उसमें गलती से आपसे कुछ और फ्लैशिंग चढ़ जाती है, गलत फाइल चढ़ जाती है, या इसके जो आईएमई नंबर की फाइल होती है वो डिलीट हो जाती है, उसको आप रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, या डेड फ़ोन की कंडीशन में इमएमसी डैमेज हो जाती है तो आप इमएमसी दूसरी लगाते हैं, या इशू ये भी हो सकता है कि सीपीयू डेड हो गया हो, सीपीयू शॉर्ट हो गया हो और आप दूसरे बोर्ड का सीपीयू निकाल के इसमें लगाना चाहते हैं। तो इस कंडीशन में भी अगर आप ऐसा काम करते हो, तो जो कंपनी से फिटेड सीपीयू और इमएमसी आता है, तो उसमें कंपनी पहले से ही प्रोग्राम करके एक सीरियल नंबर डाल के देती है। अगर जहां वो मिसमैच होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे एनवी डाटा करप्टेड का मैसेज आने लग जाता है, या सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय करके आने लग जाता है। तो ये जो फॉल्ट है, आप सॉफ्टवेयर करके अगर रिपेयर करते हैं तो सॉफ्टवेयर से भी ये फॉल्ट रिपेयर हो जाता है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर से भी रिपेयर नहीं होता तो इसका कुछ एक सिस्टम होता है जो जिस सिस्टम को हमें फॉलो करके और फिर उसके बाद इस एरर को हमें हटाना होता है। तो इस एरर का एक मैं आपको बेसिक फंडा बता देता हूँ कि एरर आता कैसे है। अगर आप सिक्योरिटी पे काम करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी जब फ़ोन को बनाती है तो बनाने के बाद सीपीयू के अंदर एक सीरियल नंबर होता है जो कि इमएमसी के अंदर वो फिट कर देती है, और सीपीयू के अंदर जो सीरियल नंबर होता है उस नंबर को एक वोल्टेज प्रोटेक्ट करता है। उस वोल्टेज को जब तक सीपीयू को वो वोल्टेज मिलता रहेगा तब तक वो सीपीयू आइडेंटिफाई करता रहेगा कि इस सेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। लेकिन जहां अगर आपने कोई भी छेड़छाड़ कर दिया तो उस कंडीशन में इमएमसी की सिक्योरिटी गड़बड़ हो जाएगी या सीपीयू की सिक्योरिटी गड़बड़ मैच होने लग जाएगी, और वहां पे जो कंपनी ने बोर्ड के अंदर सिस्टम बना रखा है वोल्टेज देने के लिए सीपीयू को, तो उसको वोल्टेज मिलेगा और उसका सेक्शन ओके हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने की वजह से सीपीयू को पता लग जाएगा कि उसके जो सिस्टम है उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है उसके साथ छेड़छाड़ किया गया है। इसके लिए यहाँ पे एरर आपको देखने को मिल सकता है। इसको हटाने का जो तरीका है, पहले तो आपको नॉर्मल फाइल से फ्लैश करना है, तो हम फ्लैश करके देख चुके, नहीं हटाई। तो फ्लैश करने के बाद भी अगर नहीं हटता है तो इसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं आरएसए सिक्योरिटी। आरएसए सिक्योरिटी को हमें बाईपास करना होता है, तब जाकर के ये एरर आपका हटने वाला है। तो मैं दिखा देता हूँ इसको हम ढूंढेंगे कैसे। तो पहले मैं आपको स्मेटिक पे दिखाता हूँ। ये जो मॉडल है Redmi 9 Prime, इस मॉडल को हम ओपन करते हैं इस तरीके से, और इसका हमें स्मेटिक ढूंढना है। तो Redmi 9 Prime देख सकते हो। तो इसमें दोस्तों स्मेटिक तो है नहीं इस मॉडल का, तो हम अब उस रजिस्टर को हम कैसे ढूंढेंगे। तो इसके लिए हमें फिर बिटमैप को क्लिक करना होगा। बिटमैप पे हम ट्राई करते हैं। तो मेन पे हमने क्लिक किया, मेन बोर्ड पे आया, और मेन बोर्ड में हम इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जो सिस्टम होता है ये सीपीयू के अंदर होता है, सीपीयू को इसकी वोल्टेज मिलती है, तो हम इसको बाईपास करते हैं। बाईपास में सीपीयू को वो वोल्टेज ही नहीं देते हैं जिससे वो सीपीयू का जो नंबर होता है वो प्रोटेक्ट हो पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कहीं भी, तो देख सकते हो यहाँ पे नेट नेट करके आ रहा है, तो मतलब सीपीयू की काफ़ी डिटेल इस मॉडल की नहीं दी हुई है। तो अब इस डिटेल को हम कैसे निकालेंगे, तो एक आपको शॉर्टकट ट्रिक मैं बता देता हूँ। तो इसी का एक कंपेटेबल बोर्ड है जो कि आप चेक करने के लिए आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन पे आना है, और यहाँ पे कंपोनेंट नेम पे आने के बाद आपको सीपीयू का नंबर पता करना पड़ेगा। और देख सकते हो यहाँ पे सीपीयू का नंबर जैसे कि हमने पता किया, तो इसका सीपीयू का जो नंबर है वो है MT6769V। इसको हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पार्ट कंपेटेबल पे आना है, और यहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। तो ये इसका कंपेटेबल मॉडल दिखा देगा। तो यहाँ पे हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद यहाँ पे कई सारे मॉडल दिखा दिए कि इन इन मॉडलों में ये सीपीयू लगा हुआ है। तो हम कोई सा मॉडल ढूंढते हैं जिसमें स्मेटिक हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देख सकते हो जैसे कि Xiaomi में ही कोई दूसरा मॉडल है इसमें, Redmi Note 9, ठीक है। नोट 9 में एक बार हम ट्राई करते हैं, नोट 9 में इसका डाटा आता है कि नहीं आता। तो हम नोट 9 को ओपन करते हैं यहाँ से। तो Redmi Note 9 यहाँ पे आएगा नीचे, नोट 9 ये रहा Redmi Note 9। इस पे हमें क्लिक करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे
इसका स्कीमेटिक भी दे रखा है, बिटमैप भी दे रखा है। तो यहाँ से हमें इसका डाटा मिल सकता है। इस डाटा निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हो जैसे एनवी डाटा करप्टेड तो लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन साथ में यहाँ पे वाइप डाटा का ऑप्शन भी आ रहा है। देख सकते हो जैसे कि इस फ़ोन को हम यहाँ से रिस्टार्ट करते हैं, यहाँ से जैसे हम रिस्टार्ट करते हैं इस फ़ोन को, तो रिस्टार्ट करने के बाद भी अपने आप ही दोस्तों यहाँ पे एनवी डाटा करप्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। देख सकते हो, थोड़ा सा वेट करते हैं हम, और वेट करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो म्यू रिकवरी जो आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इस तरीके से। तो आप कितनी बार भी इसको रिस्टार्ट करोगे आपका सेम फॉल्ट यहीं पे आ जाएगा। तो इसको आप अगर फॉर्मेट भी कर दोगे तभी भी सही होने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा बोर्ड पे। अगर आपने सिक्योरिटी पे काम किया है, इसका एमएमसी चेंज किया है, सीपीयू चेंज किया है, उस कंडीशन में इसके बोर्ड की जो सिक्योरिटी है वो उसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे सीपीयू को एक तरीके से धोखा दिया जा सकता है। उसको अगर हम वो वोल्टेज ही नहीं देंगे जिससे उसकी सिक्योरिटी एक्टिव हो पाए, और जिसकी वजह से यहाँ पे एनवी डाटा का एरर दे रहा है, तो सिक्योरिटी को ही हम ब्रेक कर देंगे। तो कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए हमें ये जो मॉडल हमने कंफर्टेबल मॉडल था इसको हमने ओपन किया है। सीपीयू नंबर हम यहाँ पे ओपन करेंगे और इसमें हमें बोर्ड आईडी रजिस्टर ढूंढना है। तो देख सकते हैं ये हमने स्कीमेटिक ओपन किया। स्कीमेटिक ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें लेआउट ओपन करना है, और स्कीमेटिक ओपन कर लेते हैं हम यहाँ से। तो स्कीमेटिक ओपन करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं हम बोर्ड आईडी। बोर्ड आईडी लिख कर हम सर्च मार देते हैं यहाँ पे। तो अभी कोई डाटा नहीं आया, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे। आप सर्च मारते हैं, अब तो यहाँ पे बोर्ड आईडी का डाटा आ गया। तो यहाँ पे कुछ पेजेस खुल रहे हैं, हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको और फिर एक पे क्लिक करेंगे। देख सकते हो बोर्ड आईडी का जो सीक्वेंस है यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये देख सकते हो यहाँ पे इसका सर्किट दे रखा है, एक तरीके से डिवाइडर की तरह काम कर रहा है। डिवाइडर सर्किट आपको अच्छे से पता होगा किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक R1 एक R2। तो R1 रजिस्टर जो है यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ रहा है, और ये है R2 रजिस्टर, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी, इसकी भी कुछ वैल्यू होगी। आउटपुट जो मिलेगा यहाँ से 20 से आउटपुट जा रहा है। ये जो आउटपुट है ये सीपीयू रिसीव करता है। जब सीपीयू को ये आउटपुट मिलेगा तो वो उसका जो सिक्योरिटी वाला फंक्शन है वो अपने आप ही एक्टिव रहेगा कंटिन्यू। तो हम क्या करेंगे, इस आउटपुट को हम हटा देंगे। तो ये आउटपुट हटाने का तरीका यही होगा। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, ये वोल्टेज कंटिन्यू मिलता रहेगा, वोल्टेज चेंज मिलेगा लेकिन वोल्टेज इसको मिलता रहेगा, तो आउटपुट इसका नहीं डिलीट होगा। लेकिन जहां से इसका वोल्टेज आ रहा है, हम इसी रजिस्टर को अगर हम हटा देते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे वोल्टेज जो आउटपुट में चेंज होके मिल रहा है, ये वोल्टेज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से सीपीयू को हम एक तरीके से चकमा दे सकते हैं और उसको सिक्योरिटी का कुछ पता नहीं लगेगा। तो देख सकते हो कैसे होगा ये। तो यहाँ पे तो हमने ये देख लिया कि बोर्ड आईडी रजिस्टर जो है इस बोर्ड में, ये इसका बोर्ड नहीं है, ये कंफर्टेबल बोर्ड है, दूसरा मॉडल का बोर्ड है ये। तो इसमें हमें क्या करना है, इस बोर्ड आईडी की लाइन हमें चेक करनी है। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस रजिस्टर को कॉपी करना है। ये रजिस्टर हमने कॉपी कर दिया, लेआउट में हमें इसको पेस्ट करना होगा। इस तरीके से हमने लेआउट में हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसने दिखा दिया कि ये रजिस्टर सीपीयू के इस साइड में है यहाँ पे। अब यहाँ पे है तो हम अब क्या करेंगे, इसको बिटमैप में ढूंढेंगे और बिटमैप बता देगा कि ये सीपीयू के किस लाइन पे कनेक्ट है। हालांकि ये सारी चीज़ें आप इसमें भी देख सकते हो, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है अब ये लाइन कहाँ जा रही है। तो यहाँ से ये देख सकते हो AG20 नंबर बॉल पे जा रही है। इस आईसी का नंबर जो है वो ये इस आईसी का नंबर है, ये देख सकते हो U1000 के आसपास, और इसका ये ब्लॉक है, पार्ट है, इस आईसी के अंदर जा रही है ये वाली वोल्टेज। और ये हम यहाँ पे तो पहले से ही थे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक ये भी दे रखा है, लेकिन ये NC है तो ये वाला रजिस्टर नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख सकते हो ये भी NC है, ये भी NC दे रखा है, तो ये रजिस्टर ही नहीं है तो आउटपुट क्या ही मिलेगा इसको, ये भी रजिस्टर वेस्ट है। उसके बाद ये लाइन इधर भी जा रही है, तो यहाँ से GPIO ये है आपका CPU, तो A2 नंबर बॉल पे यहाँ पे जा रही है ये वाली IC पे। तो ये देख सकते हो ये भी आपका इसमें ये नंबर है U1000 भी आप सर्च मारोगे तभी भी आ जाएगा। नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं तो ये वाली भी लाइन इसमें ही आ रही है, और ये इस IC का जो नंबर है वो आप देख सकते हो, ये नंबर है U1000, यही IC है, इसी के अंदर आ रही है। तो हम क्या करेंगे, U1000 जो नंबर IC है इसको हम लेआउट में पेस्ट कर देंगे, बता देगा कि कहाँ पे जा रही है। तो ये U1000 लास्ट का वर्ड हटा देंगे क्योंकि वो पार्ट है,
इस पर क्लिक करा हमने, देख सकते हो CPU दिखा दिया इसने। तो CPU दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है CPU को ही ये वोल्टेज मिलता है, जाहिर सी बात है। अब हम क्या करेंगे कि CPU से हमें बॉल नंबर का भी पता लग गया। अगर आपको बॉल काउंटिंग आती है तो आप बॉल काउंटिंग से भी CPU के अंदर बॉल वो ढूंढ सकते हो और जो आपका मॉडल है उसमें आप उस लाइन को ट्रेस कर सकते हो। तो हमने क्या करना है कि रजिस्टर से ढूंढना है। तो ये R1250 जो रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर था। तो इस रजिस्टर को हम क्या करेंगे, बिटमैप में ओपन करेंगे। तो इसका हमें क्या करना होगा, बिटमैप ओपन करना होगा। यहाँ से बिटमैप हम ओपन करेंगे और यहाँ पे ये रजिस्टर ढूंढेंगे, देखेंगे आउटपुट कौन से नंबर बॉल पे जा रही है, जो कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो इस CPU का बिटमैप है, ये देख सकते हो। यहाँ पे वो रजिस्टर हम ढूंढेंगे, कौन सा रजिस्टर था वो। तो यहाँ पे TP पॉइंट है, 3 रजिस्टर के बाद वाला रजिस्टर है। तो हम देखेंगे यहाँ TP पॉइंट है, 3 रजिस्टर के बाद रजिस्टर, ये रहा, देख सकते हो। साफ साफ लिखा हुआ है इस रजिस्टर पे कि यहाँ पे आपका VIO 1.8 वोल्ट है और ऊपर इसका लाइन कहीं और जा रही है, जो कि बोर्ड ID लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो जाहिर सी बात है ये VIO वोल्टेज है तो पूरे बोर्ड में फैली होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डिवाइडर सर्किट को क्रिएट कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज यहाँ पे एक रजिस्टर और लगा होगा इसके साथ, देख सकते हो। यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है। तो इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है कि फ्लक्चुएशन होगा तो उसको रोक सके, क्योंकि CPU के लिए वोल्टेज आ रही है स्पेशल। और ये है रजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है जो कि डिवाइडर सर्किट को क्रिएट कर रहा है। तो यही वाली जो लाइन है, ये लाइन CPU को जाएगी, इसमें वोल्टेज रहता है। अगर ये वोल्टेज जब तक CPU को मिलेगा यहाँ पे, तब तक वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करता रहेगा, सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता रहेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को हटाएंगे यहाँ से, जिससे ये प्रोटेक्ट करना बंद कर देगा। तो अब ये कैसे हटाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये तो कंफर्टेबल मॉडल है, तो हम क्या करेंगे, इसका पिन नंबर हम गिन लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से पिन अगर गिनेंगे हम, तो यहाँ से 4 बॉल है, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर ये 2 बॉल है, उसके बाद ऊपर ब्लैंक है। ब्लैंक से हम दूसरा नंबर बॉल हम ढूंढते हैं अपने वाले मॉडल में, जो इसमें हमें फॉल्ट मिल रहा है। तो ये है 9 प्राइम। तो हम 9 प्राइम वाले मॉडल पे अब आ जाते हैं। 9 प्राइम देख सकते हो, ये 9 प्राइम है, इसका बिटमैप दे रखा है 9 प्राइम का। तो 9 प्राइम का हमने बिटमैप ओपन कर लिया, लेकिन इसका डाटा देख सकते हो नेट नेट करके दे रहा है, तो हम समझ ही नहीं सकते, लेकिन हमने कंफर्टेबल मॉडल से ढूंढ लिया इसका डाटा। अब देख सकते हो ये 4 बॉल के बाद खाली था, छोड़ देंगे, 2 बॉल के बाद एक खाली था, छोड़ देंगे, और यहाँ से दूसरा नंबर। तो यही हो सकता है इसका, क्लिक करेंगे हम और ये बता देगा कि इसका जो आउटपुट है कहाँ जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये रजिस्टर लगा हुआ है और ये दोनों ग्राउंड से लगे हुए हैं इस मॉडल में भी, और ये बता नहीं रहा कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है। लेकिन हम इसको कैसे ढूंढ सकते हैं, इस तरीके से यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं 9 प्राइम। तो यहाँ पे देख सकते हो जो रजिस्टर लगा हुआ है, हाँ देख सकते हो ये रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, एक रजिस्टर ये है और एक ये प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन इसमें दिखाया नहीं है इसने कि ये क्या चीज़ है, ब्लैंक कर रखा है यहाँ पे। तो ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, और एक रजिस्टर यहाँ पे है। तो मतलब इसके यहाँ से इनपुट वोल्टेज आ रही है, ये आउटपुट है, और आउटपुट में ही आपका R2 रजिस्टर भी होता है। तो डिवाइडर सर्किट को बना रहा है ये भी। और आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि डिवाइडर सर्किट जो होता है, अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप बोर्ड पे काम नहीं कर सकते हो। जो मेन फॉल्ट होता है बोर्ड का, जो हर टेक्नीशियन सॉल्व नहीं कर पाता आसानी से, वो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि जो चार्जिंग एरर होते हैं बोर्ड में, कुछ सेंसिटिव सेंसिंग होती है, जो डिवाइडर सर्किट से फॉल्ट आता है, या थर्मिस्टर जो लगे होते हैं, अभी तक आपको पता है थर्मिस्टर एरर बनाता है, टेम्परेचर सेंस करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। कैसे करता है, वो डिवाइडर की लाइन में लगा होता है, उस वजह से वो करता है। ये बोर्ड ID रजिस्टर आपने यूट्यूब पे बहुत देखा होगा कि RSA सिक्योरिटी बाईपास करते हैं, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वो काम कैसे करता है, किसी ने बताया हो। तो इसमें भी डिवाइडर सर्किट का गेम होता है। डिवाइडर सर्किट हम ब्रेक करते हैं इसमें, और उसमें भी R1 हम ब्रेक करते हैं। तो अब हमें इस रजिस्टर को बोर्ड में हमने ढूंढ लिया है, ये वाला रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर को मैं आपको इस वाले बोर्ड में दिखाता हूँ, इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला बोर्ड है। तो इसमें स्क्रीन पे दिखाते हैं हम आपको। तो देख सकते हो यही वाला वो बोर्ड है। तो इस बोर्ड के अंदर MMC पे काम हुआ है, तो इसमें दिक्कत आ रही है इस वजह से। तो ये देख सकते हो यही वो रजिस्टर है, यहाँ पे ये R2 लगा हुआ है जो कि ग्राउंड से बीप करेगा, और ये कैपेसिटर है जो कि इसके आउटपुट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर की साइड से आउटपुट आ रहा है, यहाँ से इसका इनपुट है, इस रजिस्टर के यहाँ से इनपुट है जो कि 1.8 वोल्ट होगा, और यहाँ पे वोल्टेज चेंज है जो कि इसको मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को ब्रेक कर देंगे ताकि CPU की जो सिक्योरिटी है वो काम ना कर पाए। जब तक उसको वोल्टेज मिलेगा सिक्योरिटी पे काम वो तभी कर पाएगा। हम क्या करेंगे, इस वोल्टेज को ही ब्रेक कर देंगे, जिससे CPU को ये प्रोटेक्टिव वोल्टेज नहीं मिलेगा, और वो इसका एरर जो है वो नहीं दे पाएगा, और उसको समझ ही नहीं पाएगा कि इसमें कोई सिक्योरिटी पे कोई काम हुआ या नहीं हुआ। तो इसको हम अब हटाएंगे, देखो आयरन से हटा देते हैं इसको। तो हल्का पेस्ट लगाएंगे और इस रजिस्टर को हम
हटा देते हैं। तो इस रजिस्टर को हमने क्या करा, हटा दिया है, मतलब इसको हमने ब्रेक ही कर दिया, इसकी लाइन को हमने ब्रेक कर दिया है। अब रजिस्टर तो दोस्तों हमने हटा दिया है, तो अब क्या होगा, सीपीयू को वो वोल्टेज नहीं मिल पाएगा और वो लाइन ही डिस्कनेक्ट हमने कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, फ़ोन को चालू करेंगे, फिर भी अगर ये डाटा एनवी डाटा का एरर आता है तो अब हमें क्या करना होगा, सीधा फ़ोन को हम फॉर्मेट कर देंगे और फॉर्मेट करने के बाद अपने आप ही वो लाइन आपकी क्लियर हो जाएगी और वो एरर जो आ रहा है वो नहीं आएगा। अब देखते हैं, आपके सामने है, तो देख सकते हो दोस्तों, ये जो रजिस्टर है ये वाला, ये हमने इसकी लाइन यहाँ से ब्रेक कर रखी है, इसकी लाइन यहाँ से कनेक्ट नहीं है और आपके सामने हम क्या कर रहे हैं, लाइव अब इसको लगा रहे हैं ताकि आपको भी लगे कि हमने इसको निकाल ही रखा है। कहीं आप ये सोचो कि हमने बाद में इसको लगा दिया और कुछ आपके सामने अलग हमने वीडियो बना दी, तो ऐसा नहीं है। आपके सामने हम लाइव एकदम ये कनेक्टर वगैरह सब लगा के और बिना वीडियो को कटे आपको सामने हम इसको चालू करके दिखाएंगे। तो ये वाला इसका पावर पॉइंट है, पावर का पॉइंट है और इसको मैं ग्राउंड से शॉर्ट करूँगा तो ये फ़ोन हमारा देखो चालू होगा, देख सकते हो चालू हो गया। अब चालू होने के बाद ये दोबारा से वहीं पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज है। एक बार फिर से बैटरी हम लगाते हैं और देख सकते हो चार्जर कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आ रहा है एनवी डाटा करप्टेड। अब हमें क्या करना है, इस वाइप डाटा वाले ऑप्शन पे आना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके वॉल्यूम बटन को डाउन से हम यहाँ से करेंगे। तो इसका वॉल्यूम बटन ख़राब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउन पे ला रहा हूँ मैं, आप देख सकते हो, ऐसे देख सकते हो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ से। अब इसको हमें ओके करना है, ओके किया, नीचे लाना है। अब इसको भी ओके करेंगे हम, एक बार नीचे ला के कन्फर्म कर देंगे, ओके। तो देख सकते हो ये इरेजिंग हो रहा है, डाटा इरेज। अब अपने को क्या करना है, बैक करना है, तो मेमोरी, अब इसको हम बैक कर देते हैं, तो पावर बटन दबाएंगे और रिबूट कर देंगे एक बार फिर से, इसको रिबूट कर दिया, रिबूट सिस्टम। तो देख सकते हो ये रिबूट हो रहा है, रिबूट होने के बाद अभी आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। बैटरी डिस्चार्ज है तो इसका हमने चार्जर लगा रखा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, फ़ोन हीट होता है ये। जिस टाइम पे देख सकते हो MIU का लोगो आ गया है, मतलब ये एरर तो नहीं आया अब। और देख सकते हो ये रजिस्टर भी हमने हटा रखा है, देख सकते हो यहाँ पे ये रजिस्टर भी हमने यहाँ से रिमूव ही कर रखा है और फ़ोन हमारा चालू हो रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे ये रहा रजिस्टर, इस रजिस्टर को हमने सीधा हटा रखा है, मतलब लाइन डिस्कनेक्ट कर रखी है, फ़ोन हमारा चालू हो रहा है। तो फ़ोन जब हम फॉर्मेट करके चालू करते हैं तो थोड़ा हीट होता है, तो हम क्या करेंगे, फ़ैन चला देते हैं ताकि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाए। हाँ, तो देख सकते हो ये आ गया है और नेक्स्ट करते हैं यहाँ से प्रोसेस। मतलब फाइनली फ़ोन दोस्तों ये चालू हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसका आईमी नंबर आपको दिखाऊंगा जब कंप्लीट ये फ़ोन चालू हो जाएगा। तो जब तक आईमी नंबर नहीं आएगा तब तक कंफर्म नहीं होगा कि ये सही में क्लियर हुआ है नहीं हुआ। तो इसका हम आईमी नंबर अब हम कंफर्म चेक करेंगे, स्किप करते हैं, सारी चीज़ें हम स्किप करेंगे और एग्री कर देते हैं। यहाँ से कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें और ये हो जाएगा थोड़ी देर में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हर फ़ोन में इस रजिस्टर को हटाने से ही काम हो जाता है। कुछ कुछ फ़ोन में आपको क्या करना होगा, इसको मॉडिफाई भी करना होता है और मॉडिफिकेशन के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा कौन सा रजिस्टर उसमें अप्लाई हो रहा है, सूटेबल है उसके लिए। तो कंप्लीट फ़ोन चालू हो चुका है, सारी चीज़ें एकदम ओके है। मैं आपको IMEI चेक करा देता हूँ। तो *#06#। तो देख सकते हो दोस्तों ये IMEI नंबर कंप्लीट आ रहा है यहाँ पे। अब बेसबैंड आपको चेक करा देता हूँ कि इसमें नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा कंप्लीटली। तो यहाँ से मैं अबाउट में जाता, यहाँ पे सीधा हम सर्च मार लेते हैं, ज़्यादा झंझट में नहीं आएंगे हम, बेसबैंड लिख के सर्च मारते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे बेसबैंड वर्जन क्लिक किया मैंने और यहाँ पे आएगा, देख सकते हो बेसबैंड वर्जन भी यहाँ पे अननोन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अब ये फ़ोन हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है और अब इस फ़ोन को आप
आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा फ़ोन आता है, इस तरीके से फ़ॉल्ट आते हैं, तो आप उसको इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं, अगर आप सीपीयू, एमएमसी चेंज कर रहे हैं, अगर आपके पास प्रोग्रामर है, तभी इस फ़ॉल्ट पे आप काम कर सकते हो, नहीं तो फ्रेश फ़ोन के अंदर ये फ़ॉल्ट नहीं आने वाला है। अगर सॉफ्टवेयर से कभी ऐसा इश्यू आता है, तो उस कंडीशन में आप इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन पहला स्टेप जो रहता है, पहला स्टेप में हम फ्लैशिंग करके ट्राई करेंगे। अगर फ्लैशिंग से ये एरर नहीं जाता है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ मॉडिफिकेशन इसमें करना पड़ेगा, जिसको आप बोर्ड आईडी रजिस्टर को कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं, उस एप्लीकेशन से ढूँढ करके उसको मॉडिफ़ाई या रिमूव करके और फिर आप उसमें दोबारा से आप सॉफ्टवेयर करो या फ़ॉर्मेट कर दो, तो आराम से फ़ोन आपका रिपेयर हो जाता है। तो बड़ी आसानी से दोस्तों इस फ़ॉल्ट को हमने रिपेयर किया, इसके बारे में भी समझा। आपने यूट्यूब पे भी दोस्तों बहुत वीडियो देखी होंगी कि एनवी डाटा का एरर आ रहा है, सिस्टम हैज़ बीन डिस्ट्रॉय आ रहा है, इस टाइप के बहुत सारे एरर आते हैं। क्यों आते हैं वो एरर? इसका रीज़न कोई नहीं देता। ये एरर हटाया कैसे जाता है? कंप्लीट इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता। ये सीपीयू अगर सेंस कर रहा है तो किस तरीके से सेंस करता है, ये चीज़ कोई नहीं बताता। तो दोस्तों इसमें आपने कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिला, आपको जानकारी भी मिली। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो कमेंट में बताना ना भूलें। इसी के साथ मोबाइल और एलईडी टीवी का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी ब्रांच दिल्ली में है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।